हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर इनिशिएटिव आप सक्सेस स्टडी चैनल। इस चैनल के माध्यम से सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सभी जीएस सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं। अभी तक एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, यूपी स्पेशल लगभग कराया जा चुका। पॉलिटी, पॉपुलेशन, मॉडर्न हिस्ट्री कराया जा रहा है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, प्लेलिस्ट पर जाकर पेपर सॉल्व कर ले। साथ ही जो लोग 2023 का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए 20 मार्च से फुल टेस्ट पेपर भी कराए जाएंगे। इसके साथ ही जो लोग चैनल पर नए आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की वीडियो में हम लोग महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित एमसीक्यू प्रैक्टिस सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, बी उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सी विधि आयोग का अध्यक्ष, डी इनमें से कोई नहीं। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? ऑप्शन ए, एडवोकेट जनरल, बी सॉलिसिटर जनरल, डी अटॉर्नी जनरल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 किस पदाधिकारी से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है ए, एक प्रशासनिक अधिकारी, बी एक न्यायिक सलाहकार, सी प्रधानमंत्री का सलाहकार, डी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए कानूनी अधिकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक न्यायिक सलाहकार। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक न्यायिक सलाहकार। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है तथा वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, महान्यायवादी अपने कार्यकाल में निजी विधिक कार्यवाही नहीं कर सकता। तीसरा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? ए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी भारत का महान्यायवादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? ए, संसद द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा, सी संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? किसे भारत का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है, भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायाधिकर्ता, सी महान्यायवादी, डी महाधिवक्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल विधि परामर्शदाता है। ए, भारत के राष्ट्रपति के, बी प्रधानमंत्री के, सी लोकसभा के, डी भारत सरकार के। तो भारत के अटॉर्नी जनरल विधि परामर्शदाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मिनट
निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा? ए महाधिवक्ता को, बी महान्यायवादी को, सी अतिरिक्त महाधिवक्ता को, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महान्यायवादी को। निम्नलिखित में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है? तो महान्यायवादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तीसरा, उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। चौथा, संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ऑप्शन देखते हैं। पहला 1 और 2, बी 1 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 3 और 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी, पहला, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। दूसरा, लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है। तीसरा, लोकसभा में बोल सकता है। चौथा, लोकसभा में मतदान कर सकता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2 और 4, सी 1, 2, 3, डी 1 और 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को, बी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, सी भारत के मुख्य न्यायाधीश को, डी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार जब कोई मंत्रिपरिषद अपना इस्तीफा दे या बदल जाए तो उसे भी इस्तीफा देना होता है। दूसरा, उसे संसद की संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भाग लेने और बोलने का अधिकार प्राप्त है। तीसरा, उसका पारिश्रमिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्यों के खातों का भी लेखा परीक्षण करता है। दूसरा, वह राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा, वह लोक वित्त का संरक्षक होता है। उपर्युक्त कथन में से सही कथन बताना है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, बी अनुच्छेद 147, सी अनुच्छेद 148, डी अनुच्छेद 149। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है आर्टिकल 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों के संदर्भ में निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? ए लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, बी लोकसभा के अध्यक्ष को, सी भारत के कानून मंत्री को, डी भारत के राष्ट्रपति को।
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदन सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? ए संसदीय अधिनियम द्वारा, बी संविधान द्वारा, सी मंत्रिमंडल के संकल्प द्वारा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। किसके द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रकारों में लेखा परीक्षा के अंतर्गत सम्मिलित है। पहला, भारत के संचित कोष में सभी प्राप्तियां और उसमें खर्च। दूसरा, केंद्र और राज्य के संबंध में संबंधित आकस्मिक निधि और लोक खातों में सभी लेन देन। तीसरा, सरकारी कंपनियों और वैधानिक नियमों के बही खातों का लेखा परीक्षण। आकस्मिक निधि और यहाँ पे लेखा खातों का होगा, इसका यहाँ पे होगा लेखा खातों। चौथा, संघ सरकार के विनियोग खाता तथा वित्तीय खाते का लेखा परीक्षण या सुनिश्चित करना कि वे सभी ठीक से बने हैं। पांचवा, सरकार द्वारा राजस्व और संसाधनों का किफ़ायती, प्रभावशाली और कुशलपूर्ण आवंटन का परीक्षण इस प्रकार उसके क्षेत्र, केंद्र तथा राज्य सरकारों के राजस्व के प्रयोग की नीतियों के परीक्षण तक विस्तृत है। छठा, लोक निजी साझेदारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से संबंधित सभी बही खातों का लेखा संपरीक्षा। कूट के माध्यम से हमें इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 1, 2, 3, 4 और 5, डी 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4 और 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी 7 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? ए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सी, सेवानिवृत्ति के पश्चात अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं। अयोग्य हो जाते हैं। डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं। ये सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? ए, लोकसभा अध्यक्ष, बी, भारत का महान्यायवादी, सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, डी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा पालन नहीं किया जाता है? ए, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों को लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। बी, आकस्मिक निधि लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षण करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। सी,
सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं को लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना, यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राज्य कोष में जमा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित कर्तव्यों में कौन सा एक भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पालन नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राज्य कोष में जमा हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, महान्यायवादी की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए उसकी पदावधि संविधान द्वारा निर्धारित की गई। दूसरा, इसे भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है। तीसरा, उसे संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही में या उनकी संयुक्त बैठक में भागीदारी करने का अधिकार है। चौथा, जब तक ये महान्यायवादी के पद पर रहता है तब तक उसे निजी विधि व्यवसाय से वंचित किया जाता है और एक बार पद से हटने के बाद वह प्रैक्टिस कर सकता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन ए 1, 2 और 3, बी 2 और 3, सी 2, 3 और 4, डी 1 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित इस प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के कार्यकाल का महत्व क्या है। पहला, कैग संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है। जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय वित्तीय आपात घोषित करता है। दूसरा, कैग की मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित परियोजना या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। तीसरा, कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया है। चौथा, कैग को ऐसी निश्चित न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों का लेखा परीक्षा और लेखा जांचते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके। ऑप्शन ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति की, बी सर्वोच्च न्यायालय की, सी संसद की, डी राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है। तो संसद की है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है। ऑप्शन ए भारत के महान्यायवादी, बी भारत के महाधिवक्ता, सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठक में उपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र और मार्गदर्शक होता है। ए प्रवर समिति का, बी प्राक्कलन समिति का, सी प्रधानमंत्री का, डी लोक लेखा समिति का। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया।
ऑप्शन ए 1975, बी 1977, सी 1976, डी 1981। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? ए राष्ट्रपति को, बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को, सी संसद को, डी मंत्री परिषद को। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं? ए नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में, सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, डी उपर्युक्त सभी के संरक्षक के रूप में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोक वित्त संरक्षक के रूप में नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं। ये हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।